के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ऊपरकोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था, तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां। रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई। हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मार्गरेट थैचर नहीं रही, वो आयरन लेडी यानी कि लौह महिला के नाम से विख्यात थी। मगर आयरन लेडी का ये संबोधन भारत में एक नहीं 2 तस्वीरें उभारता है। एक ऐसी भारतीय नेता की याद दिलाता है जिनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनको भी लौह महिला कहा जाने लगा था। पुरुष प्रधान राजनीति की दुनिया में जबरदस्त दबदबा बनाने वाली इन लौह महिलाओं की शख्सियतों में क्या कुछ समान था, ये जानने की कोशिश की पारुल अग्रवाल ने। 2 देश, 2 अलग शख्सियतें, दोनों ही के नाम एक जैसा इतिहास। मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी अपने अपने देशों की इन पहली महिला प्रधानमंत्रियों के तेवर मिलते जुलते थे। मिसेस गांधी बड़ी डिटरमेंट थी, मिसेस थैचर बहुत डिटरमेंट थी। वो कॉमन था, डिसाइसिव थी और एक दोनों के स्ट्रेंथ थी। मिसेस गांधी हमेशा हिंदुस्तान का सोचती थी और फिर कैसे हिंदुस्तान को दुनिया में फिट करना है। मिसेस थैचर का भी यही रवैया था। To destroy democracy. अपने सख्त और विवादास्पद फैसलों के लिए मशहूर हुई मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी की परिस्थितियां और विचारधाराएं अलग थीं। That he wanted the European Parliament. लेकिन संसद के भीतर जब बात फैसला लेने की हो तो दोनों महिलाओं का दबदबा लगभग एक जैसा था। No, no, no. वो दोनों औरतें खूब कंट्रोल करती थी अपनी कैबिनेट को। उनके खिलाफ कोई नहीं आवाज उठा सकता था। मिसेस गांधी भी वैसी ही थी और मिसेस थैचर भी वैसी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और सब उनसे डरते थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। थैचर ने ब्रिटेन की राजनीति और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई। इंदिरा गांधी जमीनी बदलाव नहीं ला पाई हों, लेकिन उनके रहते महिलाओं में पहली बार खुलकर सामने आने की एक उम्मीद जगी। हालांकि इन दोनों शख्सियतों की राजनीतिक जमीन एक दूसरे से बेहद अलग थी। मार्गरेट थैचर हमेशा एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर रही। इंदिरा गांधी के बारे में अगर देखो तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया। उन्होंने भारत की लोकशाही को बहुत नुकसान पहुंचाया, मेरी मान्यता है। मार्गरेट थैचर इंदिरा गांधी से प्रभावित थीं और कई मौकों पर उन्होंने खुलकर इसका इजहार भी किया। ब्रिटेन की राजनीति और इस देश के इतिहास पर मार्गरेट थैचर की छाप हमेशा रहेगी।
लेकिन उनके निधन के साथ भारत और ब्रिटेन के राजनीतिक संबंधों के युग का अंत हो गया है। जब इंदिरा गांधी और मार्गरेट थैचर जैसे नेताओं के आपसी संबंधों की छाप राजनीति पर प्रभाव कायम करने का दम रखती थी। पारुल अग्रवाल, BBC, लंदन। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, बर्फीले पहाड़ों पर स्कीइंग करते सैलानी, कहां का है ये नजारा, बताएंगे आपको, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। लेकिन पहले BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। सऊदी अरब में खुद पर हुए हमले के 9 साल बाद BBC संवाददाता फ्रैंक गार्डनर एक बार फिर वहां पहुंचे। सऊदी अरब यमन के साथ अपनी सीमा पर 1800 किलोमीटर लंबी बाड़ खड़ी कर रहा है। उसका कहना है कि इस सीमा से यमन के रास्ते उसके यहां ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग और अलकायदा चरमपंथियों की घुसपैठ होती है। यमन को अलकायदा के एक प्रमुख गुट का अड्डा माना जाता है। यमन में चरमपंथियों के बढ़ते प्रभाव से परेशान सऊदी अरब ने लाल सागर से सटी सीमा पर बाड़ लगानी शुरू कर दी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में BBC संवाददाता बेन राइट ने नागरिकता की मांग के लिए हो रहे रैली का जायजा लिया। पूरे अमेरिका में ऐसी रैलियां हो रही हैं जिनमें ऐसे अप्रवासी नागरिकता की मांग कर रहे हैं जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। अनुमान है कि अमेरिका में करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे अप्रवासी हैं। इनमें अधिकतर हिस्पैनिक समुदाय के लोग हैं। अमेरिकी संसद में जल्द ही इन अप्रवासियों के लिए एक विधेयक लाए जाने की संभावना है। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में 9 साल राज किया और फिर सत्ता से बाहर होने के बाद 4 साल देश से बाहर रहे। अब उन्होंने ऐसे समय फिर पाकिस्तान का रास्ता थामा है जब वहां सियासत एक चुनावी मोड़ पर खड़ी है। मुशर्रफ चुनाव लड़ रहे हैं, पर उनकी एक और लड़ाई अदालत में भी चल रही है। इस्लामाबाद में हमारी साथी इरम अब्बासी ने मुशर्रफ से खास बातचीत की और उनके सामने कानूनी चुनौतियों और उनकी राजनीति पर उसके असर पर सवाल किए। उस वक्त एक एनवायरनमेंट थी, उस एनवायरनमेंट में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस मैं चला रहा था, एक ट्रांजिशन प्रोसेस जिसमें सस्टेनेबल डेमोक्रेसी में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। उसमें कुछ एक्शंस लिए गए, वो सारी वो हिस्ट्री है और वो कोर्ट्स में पेश किए जाएंगे, जाहिर है। आपको लगता है कि पाकिस्तान की अदालतें आपको इंसाफ दे पाएंगी? उम्मीद तो अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिले तो कहां से मिलेगी? आपको इतने बड़े लीगल चैलेंजेस का सामना है, तो इनमें आप इलेक्शन कैंपेन अपनी कैसे करेंगे? सही बात है, मतलब मल्टीपल फ्रंट्स हैं जिनको कॉम्बैट करना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन लड़ना तो सबका हक है। इस्लामाबाद और कराची के आपके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुए, जबकि चित्राल के एक्सेप्ट हो गए हैं। तो अगर वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि PMLN और PTI उसको चैलेंज करेगी, तो फिर आप क्या करेंगे? चित्राल से लड़ेंगे, जो कुछ भी होता है वो तो लीगल इशू है। वहां पर आप खुद जाएंगे चित्राल में? जाऊंगा उधर, एक दफा तो जरूर जाऊंगा और उसके बाद उनसे कैंपेन जब चलेगा तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक आपके मीडिया भी इस्तेमाल हो सकता है, स्काइप पे आदमी बोल सकता है, टेलीफोन पे एड्रेस कर सकता है, तो ये सारी चीजें, लेकिन एक दफा तो जरूर जाऊंगा। आपने कराची में कहा कि आपको ह्यूमिलिएशन फील हुई जब आप वापस यहाँ पर आए, और तो क्या कोई पशेमानी है कि आप पाकिस्तान क्यों वापस लौटे? वो तो इनिशियल एक रिएक्शन था, लेकिन बाद में मैंने उसे रैशनलाइज किया कि वो जो एक मैं खुद ही कहता रहा हूं कि कानून के सामने हर शख्स बराबर है, तो वो क्या मेरे पे नहीं अप्लाई करता? सुप्रीम कोर्ट में मुतालबा किया गया है कि आपका नाम ECL में डाला जाए, तो अगर आप पाकिस्तान में ही बंद होकर रह गए तो ये आपको कबूल है? मैं तो यहाँ रहने के लिए आया हूँ, बाहर जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इधर रहने के लिए और इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए आया हूँ। आने वाले दिनों में पाकिस्तान से चुनावों की गहमागहमी की कुछ और खबरें भी हम दिखाएंगे। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए। तबला वादक तलवीन सिंह के साथ सुनिए। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success.
ढोल पे ढक गया दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे फोर्स ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हट के। मामा! मोहतरमा! मामा! बेबी! मामा! मिया! खाइए तो सही। मामा मिया! मीठे से भी मीठा मामा मिया। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं रोज सुबह। ये है पाटन की रानी उदयमती की बाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा। ये पत्थर नहीं, इतिहास के पन्ने हैं, सुनिए इनका संगीत। यहाँ खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। और अब बात उनकी जिनको अक्सर अनदेखा किया जाता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन साफ करना। भारत का शायद ही कोई मध्यम वर्गीय घर हो जिसमें घरेलू नौकर नहीं होंगे। लेकिन क्या आपने कभी उनके हक के बारे में सोचा है? ना कोई छुट्टी, ना पेंशन। भारत में घरेलू नौकरों को तो श्रम कानून मजदूर तक नहीं मानता। ब्राजील में पिछले दिनों एक बड़ा बदलाव हुआ। वहां घरेलू नौकरों को दूसरे कामगारों जैसे हक दिलवाने वाला कानून बन गया। भारत में भी कुछ ऐसी ही मांग होती रही है। अपर्णा घाट भारत के लाखों घरेलू नौकरों में से एक हैं। वे दिन में 12 घंटे काम करती हैं। अपर्णा मुंबई के 5 घरों में बर्तन मांजना और घर की सफाई जैसे काम करती हैं। पगार वाढवून मागतो, परत हमें वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती, साथ ही हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलने में भी दिक्कत होती है। ये सब तो मालिकों पर निर्भर है। भारत का श्रम कानून किसी फैक्ट्री के कर्मचारी की तरह घरेलू नौकरों को मजदूर नहीं मानता। बावजूद इसके कि करीब हर शहरी मध्यम वर्गीय घर में ऐसे नौकर काम करते हैं। इसी वजह से उन्हें छुट्टियों जैसे आम से दिखने वाले अधिकार भी मुहैया नहीं हैं। ये महिलाएं मुंबई में घरेलू नौकर के साथ दुर्व्यवहार का विरोध कर रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि घरेलू नौकरों की मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक शोषण कोई असाधारण बात नहीं है। लेकिन हाल ही में संसद ने कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण के विरुद्ध जो कानून पारित किया है, उसमें घरेलू नौकरों को भी शामिल किया गया है। साल 2008 में घरेलू नौकरों को ध्यान में रखकर एक कानून का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन उसे अब तक कानून की शक्ल नहीं दी जा सकी है। भारत में घरेलू नौकरों की कोई बड़ी यूनियन तक नहीं है और यही वजह है कि वो मजबूती से अपनी मांगे आगे नहीं रख पाए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के अनुसार साल 2010 में भारत में 1 करोड़ घरेलू नौकर थे। ये आंकड़ा 2005 से 2 गुना है और इनमें से 70% महिलाएं हैं। मैंने पिछले 1-2 सालों में देखा है कि इस मामले पर नीति निर्धारण के लिए प्रतिबद्धता बढ़ी है। ऐसी नीतियों का सिस्टम के भीतर से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ जानकार कहते हैं कि घरेलू नौकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, क्योंकि वो जिन लोगों के घर संभालते हैं वही लोग नौकरियां कर देश के विकास में योगदान देते हैं। योगिता लिमय, BBC न्यूज, मुंबई। घरेलू नौकरों के हक की लड़ाई। और अब समय है क्लिक का। तकनीक की दुनिया में हो रही हलचलों की जानकारियों के साथ मुकेश शर्मा। एडिनबरा के हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिससे लेजर के इस्तेमाल से 3D आकार में बनी वस्तुओं को 1 किलोमीटर की दूरी से भी स्कैन किया जा सकता है। हालांकि ये तकनीक मानव शरीर को स्कैन करने में इतनी कामयाब साबित नहीं हुई है। फेसबुक पर अपने दोस्तों के अलावा दूसरे लोगों को मैसेज करना अब लोगों को महंगा पड़ सकता है। अमेरिका में ये नया सिस्टम अभी ट्रायल पर है, लेकिन ब्रिटेन में 30 लाख फेसबुक यूजर्स को मैसेज के लिए चार्ज किया जा चुका है। फेसबुक ने हालांकि अभी ये नहीं बताया है कि मैसेज के कितने पैसे कटेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि एक मैसेज का चार्ज $1 तक हो सकता है। ब्रिटेन के एक चर्च में होने वाली सभा में पहली बार पूजा अर्चना के लिए स्टूफी किताबों की जगह टैबलेट लाई गई है। वाईफाई से जुड़ी हुई ये टैबलेट डर्बी के सेंट जॉन चर्च में इस्तेमाल की गई। ग्लोबल इंडिया में देखिए अगले सप्ताह मौत के मुंह से बची मलाला को तो ब्रिटेन में मिली नई जिंदगी, लेकिन क्या है हाल पाकिस्तान में उनके साथियों का और कैसे बन रहे हैं डिजिटल तकनीक से हॉलीवुड में हीरो हीरोइनों के चेहरे। कश्मीर को कुदरत की खूबसूरती का एक ऐसा नाम माना जाता है जिसे जन्नत तक कहकर बुलाया गया, पर इस जन्नत पर बीच बीच में काला साया भी पड़ता रहा। कभी बंदूक की गोलियों से खून खराबा हुआ तो कभी कोई अपराध, जैसे पिछले दिनों वहां एक ब्रिटिश पर्यटक की हत्या हुई। मगर इन सुर्खियों से परे पिछले दिनों कश्मीर का एक और चेहरा नजर आया। यूरोप के आल्प्स पर्वत और अमरीकी रॉकीज से दूर ये है भारतीय कश्मीर का हिमालय पर्वत। भारत पाक नियंत्रण रेखा से कुछ ही मीलों की दूरी पर बर्फ का ये दिलकश नजारा है गुलमर्ग का। 1990 के दशक में घाटी में तनाव के बाद भारतीय कश्मीर में पर्यटकों की तादाद में कमी देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 2009 में 6 लाख पर्यटकों ने भारतीय कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाया, जबकि 2012 में 13 लाख पर्यटकों ने कश्मीर का रुख किया। वी आर फ्रॉम बेंगलुरु, कर्नाटका इट इज। हम कर्नाटक के बेंगलुरु से यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है। हालांकि कश्मीर में कमाई का सबसे बड़ा जरिया खेती बाड़ी है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र से यहाँ कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। सर्दियों में ज्यादातर सैलानी गुलमर्ग का ही रुख करते हैं, बल्कि गर्मियों में भी। स्थानीय लोगों की जिंदगियां पर्यटकों से आने वाले पैसे पर ही निर्भर है। हालांकि गुलमर्ग भारतीय ही नहीं बल्कि बाहरी सैलानियों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है, लेकिन नियंत्रण रेखा से इसकी करीबी की वजह से कई देश अपने पर्यटकों को यहां न आने की सलाह देते हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच नियंत्रण रेखा पर हुआ तनाव और अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद घाटी में कर्फ्यू की वजह से भी पर्यटन क्षेत्र को थोड़ा धक्का लगा है। बहरहाल कश्मीरी पर्यटन को चलाने वाले लोग अप्रैल से लेकर जून के सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं और इन्हें उम्मीद है कि तनाव का माहौल फिर लौट कर न आए। शालू यादव, BBC न्यूज। मशहूर संगीतकार तलवीन सिंह तबला और इलेक्ट्रॉनिक का शास्त्रीय संगीत के साथ संगम कर फ्यूजन म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। लंदन में भारतीय उपमहाद्वीप की कला और संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे एल्केमी फेस्टिवल में तलवीन 3 क्लासिक हिंदी फिल्मों में लाइव संगीत देंगे। हमारे स्टूडियो में उन्होंने दिखाई इसकी एक झलक, तो आप भी सुनिए। हमारे परंपरा में जो चीज सदियों से पहले से बनी है उसको जारी रखना हमारा मकसद ही होता है। मेरा जो स्टाइल है म्यूजिक एज अ म्यूजिक कंपोजर, मतलब वो हिट ट्यून नहीं होते, लेकिन आप डूब जाएंगे हमारे संगीत में।
कभी तो लगता कि हम समुद्र में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। और यही थोड़ा सा इसकी झलक मेरे संगीत में होती है कि एक सर्च, एक खोज है कि क्या हो सकता है। इस सांस से तो लंदन में भी हमने भारत को महसूस किया। फिलहाल लंदन से बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से नेहा भटनागर को अनुमति दीजिए। नमस्कार। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में फिर गजल का नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। सीओ कुंडा हत्याकांड में आया नया मोड़, आरोपी बबलू ने निर्णय सिंह पर लगाया हत्या का आरोप। प्रदेश के कई जिलों में जारी है आग का तांडव, कुशीनगर में 100 घर खाक, गोरखपुर और महराजगंज में भी मची तबाही। आगरा में छेड़छाड़ करने वाले युवक की हुई पिटाई, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई युवक की मौत। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 23 आईएएस अफसरों के साथ 60 पीसीएस का तबादला। और लखनऊ में बसपा के होर्डिंग्स पर समाजवादी पार्टी की नजर टेढ़ी, बसपा ने बताया सपा की राजनीतिक चाल। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा, अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर की। राजाराम पांडे मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिए गए हैं। महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी पर बर्खास्त किए गए हैं। अखिलेश यादव का सबसे साहसिक फैसला इसे माना जा सकता है। खादी ग्रामोद्योग मंत्री राजाराम पांडे बर्खास्त कर दिए गए हैं। सुल्तानपुर की डीएम की खूबसूरती पर भी बयान दिया था। अखिलेश यादव का सबसे साहसिक फैसला। राजाराम पांडे जो कि खादी ग्रामोद्योग मंत्री थे, उन्हें मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया गया है। राजाराम पांडे को मंत्री परिषद से बर्खास्त किया गया है। महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी पर सीएम अखिलेश यादव ने यह साहसिक कदम उठाया है और साहसिक फैसला लेते हुए उनको मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया है। सुल्तानपुर की डीएम की खूबसूरती को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। और उत्तर प्रदेश की आज की ये सबसे अहम और बड़ी खबर है। राजाराम पांडे मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिए गए हैं। बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सूर्य, जानना ये चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी आपको लग पा रही है और फिलहाल इस कदम को साहसिक कदम कहा जा सकता है अखिलेश यादव का? बिल्कुल, 13 महीने के जो अखिलेश का कार्यकाल है उसमें ये सबसे अहम फैसला अखिलेश का माना जाएगा, जिसमें उन्होंने राजाराम पांडे जैसे कद्दावर नेता को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया है। हालांकि राजाराम पांडे शुरू से ही पड़पोलेपन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश सरकार में सबसे पहले उन्होंने पंचम तल पर
आरोप लगाए थे। इसके साथ ही सरकारी बंगले को लेकर के भी उन्होंने काफी हंगामा खड़ा किया था। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा में आए जब उन्होंने सुल्तानपुर में चेक वितरण के दौरान सुल्तानपुर की जिलाधिकारी के सौंदर्य की तारीफ की और उस सौंदर्य की तारीफ को लेकर के काफी दिन तक की चर्चा में रहे। और कल उन्होंने अपने क्षेत्र में जो भाषण दे रहे थे सड़कों को लेकर के उन्होंने जिस तरह कहा कि उनके क्षेत्र की सड़कें ऐसी बनाई जाएंगी जैसे फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइनों का नाम लेते होता उनके गालों की तरह उनके क्षेत्र की सड़कें बनाई जाएंगी। और उन्होंने जो निर्माण कार्य चल रहा था उस पर मेरी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये अभी जी सूर्य, लगता है सूर्य प्रकाश शुक्ला से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है। बहरहाल इस वक्त की अहम और बड़ी खबर है, हम उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको यहां पर बता दें कि महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गंभीरता से लिया है और राजाराम पांडे को मंत्री परिषद से बर्खास्त किया गया। उत्तर प्रदेश की आज की ये सबसे अहम और बड़ी खबर। टिप्पणी की थी, आपको बता दें कि राजाराम पांडे ने, और इसके चलते उनको बर्खास्त कर दिया गया है। मंत्री राजाराम पांडे की एक बार फिर जुबान फिसली थी। राजाराम पांडे ने असल कहा था कि यूपी की सड़कें हेमा मालिनी और माधुरी के गाल की तरह बनेंगी। ये क्या हो गया है प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग मंत्री को? आपको यहां पर बता दें कि उन्होंने पहले भी एक डीएम की सुंदरता पर टिप्पणी की थी। बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जानना यह चाहेंगे कि राजाराम पांडे ने प्रतापगढ़ में ऐसा क्या कहा था कि उसके बाद मसला इतना गंभीर हुआ कि मुख्यमंत्री को आज उनको बर्खास्त करना पड़ा मंत्री परिषद से? ये विश्वनाथगंज के विधायक रहे हैं, राजाराम पांडे से पहले भी मंत्री रह चुके हैं, इसी महकमे के मंत्री रहे हैं। कल इनका मीटिंग थी मीरा इनके कैंप कार्यालय में, यहाँ पे इन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई हुई थी, कुछ पदाधिकारियों को सम्मानित करना था। वहाँ पे इन्होंने बड़ा ही बेरुखा बयान दिया। उन्होंने चूंकि शहर प्रतापगढ़ शहर की सड़कों की दशा बहुत ही खराब है और इसको लेकर मीडिया ने चूंकि इसी जिले के मंत्री हैं तो उनसे एक प्रश्न किया था कि वहाँ की सड़कों की दशा क्यों नहीं सुधारी जा रही है। जल निगम और नगर पालिका की कहीं न कहीं लापरवाही उजागर है। तो इन्होंने ये बात कही है कि अभी इन सड़कों का फेशियल हो रहा है, उसके बाद इस सड़कों को माधुरी दीक्षित के गाल की तरह, धक दल माधुरी दीक्षित और हेमा मालिनी के गाल की तरह बनाई जाएगी। हालांकि लालू यादव की एक परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और ये दावा किया था, जिसको लेकर मीडिया में काफी हो हल्ला हुआ था। लोगों ने खूब जम के खबरें निकाली थी और लिखी गई थी। इस चीज को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ था, विपक्षियों ने भी बयानबाजियां की थी और महिलाओं का एक बड़ा वर्ग इनसे खासा नाराज हुआ था, जिसको लेकर शायद प्रदेश सरकार के कान खड़े भी हुए हैं। यह एक बड़ी कार्रवाई है, एक साहसिक कदम है अखिलेश यादव का और प्रतापगढ़ के लिए भी, यहाँ के प्रदेश की महिलाओं के लिए इस तरह की बयानबाजी अगर मंत्री करते हैं तो कहीं न कहीं ये ठीक बात नहीं होगी अखिलेश सरकार के लिए। और जिस तरह का चाल चरित्र और चेहरा इस समय प्रदेश की राजनीति का है उसको बदलना होगा और एक बड़ा सबक होगा और मंत्रियों के लिए और विधायकों के लिए तो उनको इस चीज को बदलना होगा। महिलाओं के लिए सम्मान नहीं होगा, जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होगा उस देश। धर्मेंद्र, ये बताइए कि इससे पहले भी राजाराम पांडे इस तरह की टिप्पणियां कर चुके हैं, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की टिप्पणी की हो, लेकिन यहां पर यह है कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया, मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और एकाएक इस पर एक्शन देखने को मिल गया। जी, सुल्तानपुर में जिस तरह से सरकार की शिक्षा लेदर हुई थी, राजाराम पांडे थे जिन्होंने धनलक्ष्मी जिलाधिकारी की खूबसूरती का बखान किया था और इस पर एक बड़ी बहस भी छिड़ी थी। और राजाराम पांडे की ये जो बयानी जवान जो फिसलने की आदत है प्रदेश सरकार के इन मंत्रियों की। धर्मेंद्र, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता अलीम शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलीम, ये बताइए कि आखिर राजाराम पांडे ने सुल्तानपुर में किस तरह का बयान दिया था जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हुई और उसके बाद आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनको मंत्री परिषद से बर्खास्त करना पड़ा? हम बता दें आपको कि सुल्तानपुर में बेरोजगारी भत्ता वितरण के दौरान राजाराम पांडे ने जिलाधिकारी की बहुत वैसे ढंग से जो नहीं कहना चाहिए था स्टेज के ऊपर, इस ढंग से उन्होंने तारीफ की थी,
या शायद भी हो गए थे, और वो एटीवी ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी था। तो ये मामला है राजाराम पांडे का, ये कोई आज का पहला कोई मामला नहीं है। इस तरीके से बराबर इससे पूर्व में भी